नमस्कार साथियों, मैं हूँ उर्मिला सामरिया, हिंदी साहित्य लेक्चरर। आज हम इस वीडियो में कारक पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो हमारा जो प्रकरण है वो है कारक। कारक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि कारक होता क्या है। देखो, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से विशेषकर क्रिया से किया जाना कारक कहलाता है। दोबारा से सुनो, संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पद विशेषकर क्रिया से किया जाना कारक कहलाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। क्या है परिभाषा? संज्ञा सर्वनाम का संबंध विशेषकर संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से विशेषकर क्रिया के साथ बताना कारक कहलाता है। सीधे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताना कारक कहलाता है। और जो कारक को दर्शाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो कारक वापस से देखो, एक छोटी जो परिभाषा वो भी लिख देती हूँ। संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से क्रिया के साथ बताना कारक है, कारक कहलाता है। कारक को ही परसर्ग भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि इसमें कौन सा परसर्ग है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होए, क्योंकि कारक ही परसर्ग कहलाते हैं। तो ये एक और पॉइंट बन जाता है, कारक को परसर्ग भी बोलते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। तो ये तो थी हमारे कारक की प्रस्तावना में हम कारक क्या होता है ये हमने पढ़ा। अब हम कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के या परसर्ग के 8 भेद होते हैं। कारक ऑब्लिक
परसर्ग के 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद है, ये इधर लिख देंगे हम कारक और इधर लिख देंगे विभक्ति चिन्ह। पहला कारक है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म को। तीसरा है करण, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, करण कर्ता ने करण को करण से द्वारा, इसके 2 विभक्ति चिन्ह हैं। चौथा है संप्रदान कारक, विभक्ति चिन्ह है संप्रदान के लिए। पांचवा है अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह है से पृथक होने के अर्थ में। पृथक मतलब अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक। संबंध कारक, संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है में, पर। आठवां है संबोधन कारक, विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। तो ये हमारे कारक और परसर्ग के 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद हमने कारक और उनके विभक्ति चिन्ह लिख दिए हैं। अब इनके बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि केवल विभक्ति चिन्ह से ही हमारे प्रश्न सही नहीं होते, और भी इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। तो जो इनके अतिरिक्त और विशेषताएं हैं वो उनको हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं हम कारक, कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह था इसका ने। देखो ये जो ने विभक्ति चिन्ह है ये हमेशा ही वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें कर्ता कारक होता है। फिर आप उस स्थिति में क्या करोगे, तो ये कब कब विभक्ति चिन्ह साथ में आता है और कब नहीं आता है, हम वो ही पढ़ने वाले हैं। देखो इसका जो विभक्ति चिन्ह है मैं बताती हूँ कब आता है। विभक्ति चिन्ह केवल भूतकाल में लगता है। वर्तमान काल व भविष्य काल में विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। उदाहरण में आपको उदाहरण के माध्यम से बता सकती हूँ कि देखो उदाहरण देखो कि केवल भविष्य काल में ही कैसे लगता है। देखो राम ने खाना
खाया, यानी खाना खा चुका भूतकाल में, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ गया। दूसरा देखो, राम खाना खाता है। अब देखो यहाँ वर्तमान काल, तो फिर इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ता कारक है। कर्ता कारक का मतलब ये है कि सीधे सीधे जो क्रिया का संबंध वो कर्ता पर पड़े तो कर्ता कारक होगा। तो यहाँ पे खाना कौन खा रहा है? राम। यहाँ पे भी खाना राम खा रहा है, लेकिन ये भविष्य में और ये वर्तमान में। और देखो, नेहा को नौकरी नहीं करनी है। अब यहाँ देखो कि नेहा को नौकरी नहीं करनी है, तो नौकरी किसे नहीं करनी है? भविष्य की बात है, नौकरी नहीं करनी है उसे। तो यहाँ पर भी ने विभक्ति चिन्ह नहीं आया। तो देखो, जैसे सीधा सीधा कर्ता पे असर पड़ता है तो कौन सा। अब हम इसका एक नोट नया बना सकते हैं कि अधिकांशतः अकर्मक क्रिया में भी कर्ता कारक होता है। क्योंकि अकर्मक क्रिया में असर क्रिया का किस पे पड़ता है? कर्ता पर। यहाँ पे भी क्या कर्ता कारक में क्या हो रहा है कि क्रिया का असर कर्ता पे पड़ रहा है। तो हमें क्या क्या बातें कर्ता कारक में ध्यान रखनी है कि विभक्ति चिन्ह भूतकाल में लगेगा। अगर विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमें ये देखना है कि क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, तो वो कर्ता कारक है। इस प्रकार से कर्ता कारक समाप्त हुआ। दूसरा कारक है कर्म कारक। विभक्ति चिन्ह है को। यहाँ पर भी कई बार विभक्ति चिन्ह नहीं आता है और फिर भी उसमें कर्म कारक होता है। तो कब कब विभक्ति चिन्ह नहीं आता और ऐसे कौन से कारण हैं तब भी कर्म कारक ही होता है? तो वो देखो कौन कौन से कारण हैं। कर्म कारक में देखो, विभक्ति चिन्ह सजीव के साथ ही लगता है, निर्जीव के साथ नहीं। उदाहरण देखो इसके, राम ने रावण को मारा। ठीक है, विभक्ति चिन्ह आ गया सजीव के साथ, पहला उदाहरण। दूसरा देखो, कुर्सी हटाओ। अब यहाँ पे क्या है, कुर्सी निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, को विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसमें कर्म कारक है। अब देखो कर्म कारक कब, विभक्ति चिन्ह तो देखना ही है। सीधा सीधा यदि क्रिया का असर कर्ता पर न पड़ के कर्म पे पड़े तो वहां पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हैं, सकर्मक क्रिया में कर्म कारक होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पे पड़ता है।
तो यहाँ पर देखो किसको हटाना है, कुर्सी को हटाना है, तो यहाँ पर कौन सा कारक, कर्म कारक। इसके अलावा भी देखो किन किन में कर्म कारक होता है। एक और नोट देखो, आपको ऐसे शब्द बता देती हूँ कि वो वाक्य में यदि वो शब्द मिल जाए तो भी कर्म कारक है। कौन सा शब्द, कौन से शब्द है वो देखो, और, दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, समीप आदि। यदि वाक्य में ये शब्द भी मिलते हैं तो भी आपके कर्म कारक है। उदाहरण देखो, उदाहरण है नंबर 1, शेर जंगल की ओर गया, की ओर गया। दूसरा उदाहरण देखो, घर के तीनों ओर पेड़ है। तो इस तरीके से इन सब में कर्म कारक है। तो इस प्रकार हमारा कर्म कारक भी पूरा हुआ। तीसरा कारक है करण कारक। विभक्ति चिन्ह है से द्वारा। देखो क्रिया के साधन के रूप में, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्रिया के साधन के रूप में इस कारक का प्रयोग होता है। क्रिया के साधन के रूप में, साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देखो, वह चाकू से फल काटता है। देखो चाकू क्या है, साधन है। और देखो नीता नल से पानी भरती है। तो यहां भी देखो जो नल है वो साधन के रूप में है। और इसके अलावा भी इसके एक दो ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें भी करण कारक होता है। देखो नोट, इसकी जो विशेषताएं हैं नोट, वो देखो अंग विकार के योग में, अंग विकार होने पर भी करण कारक होता है। देखो कैसे, इसमें उदाहरण देखो, रमन लंगड़ा है। संजू काना है। काना है या काना है। तो इस तरीके से अंग विकार, उसका एक हाथ नहीं है, गंजा है, ये सारे अंग विकार में ही आएंगे। साथ के योग में भी, साथ के योग में भी करण कारक होता है। उदाहरण देखो इसके करण कारक का साथ के योग में, जैसे कि नंबर 1 सीता
दादाजी के साथ बाजार गई। तो इस तरीके से इसकी तीन विशेषताएं हैं करण कारक की। पहली तो क्रिया के साधन के रूप में, दूसरी विशेषता है अंग विकार होने पर भी करण कारक होता है, तीसरी विशेषता है कि साथ के योग में, जैसे राजू संजू के साथ आया, माताजी पिताजी के साथ आई, सीता दादाजी के साथ बाजार गई, इस तरीके से भी जो वाक्य आएंगे उनमें भी करण कारक होता है। तो ये करण कारक भी पूरा हुआ। चौथा कारक है संप्रदान कारक। विभक्ति चिन्ह है के लिए। तो अगर सीधा सा ही उदाहरण आ जाए, रमन, उदाहरण देखो, रमन गुरुजी के लिए उपहार लाया। अगर सीधा सीधा ऐसे आता है तो विभक्ति चिन्ह के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर संप्रदान कारक है। और देखो, और ऐसी कौन सी विशेषताएं और है जिनमें भी संप्रदान कारक होता है, तो वो विशेषताएं देखो। पहली जो विशेषताएं नोट लगा के लिख लो आप। दान देने के अर्थ में दान देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। उदाहरण देखो, उदाहरण है राजा ने भिखारी को दान दिया। तो इस तरीके से दान देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। दूसरा है प्रणाम करने, अच्छा लगने, स्नेह करने, आदि के योग में भी संप्रदान कारक होता है। उदाहरण इसका मैं यहां इधर साइड में लिख देती हूं। संप्रदान कारक का ये जो अच्छा लगने प्रणाम करने का उदाहरण देखो। नंबर 1 है बच्चों ने गुरुजी को प्रणाम किया। नंबर 2, गुरुजी छात्रों से स्नेह करते हैं। इस तरीके से इसकी भी देखो 3 विशेषताएं हो गई। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता है दान देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। देखो, अगर कोई देश दूसरे देश को मदद भी करता है तो वो दान के ही अर्थ में आता है कि वो वापस नहीं लेता है, तो भी ये आपके संप्रदान कारक होगा। तीसरी विशेषता है प्रणाम करने, अच्छा लगने, स्नेह करने आदि के योग में संप्रदान कारक होता है। तो इस तरीके से ये संप्रदान कारक भी पूरा हुआ। पांचवा कारक है अपादान कारक।
विभक्ति चिन्ह से पृथक होने के अर्थ में। देखो यहां सीधे सीधे उदाहरण आ जाए। वृक्ष से पत्ता गिरा। देखो पत्ता अलग हो गया इसलिए यहां पे अपादान कारक। दूसरा, मोहन दिल्ली से आया, मतलब वो दिल्ली से अलग हो गया तो यहां पे भी अपादान कारक। तीसरा, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे वो हिमालय से अलग हो रही है, निकल के आ रही है। तो अगर सीधी सीधी विशेषता आए कि अलग होने के अर्थ में तो अपादान कारक है। इसके अलावा भी इसकी 3-4 विशेषताएं हैं, उसमें अलग होने के अलावा भी अलग अर्थ होता है, उसमें भी अपादान कारक ही होता है। तो वो विशेषताएं कौन सी है वो देखो। नंबर 1, दो में तुलना करने पर भी, वो वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है। दो में तुलना करने पर भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। उदाहरण देखो, मोहन राम से बुद्धिमान है। नंबर 2, राम लखन से बड़ा है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, तो तुलना होने के अर्थ में भी कौन सा कारक है? अपादान कारक। और भी इसकी विशेषताएं हैं। अपादान कारक की जो तीसरी विशेषता है वो देखो, डर या भय के अर्थ में, डर या भय के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। उदाहरण देखो, गीता को शेर से डर लगता है। नंबर 2, जंगल में अजगर से भय है। तो इस तरीके से उदाहरण आए डर या भय के अर्थ में, तो भी अपादान कारक है। चौथी विशेषता है घृणा, ईर्ष्या, अच्छा न लगने के योग में भी अपादान कारक है। जैसे है मीना पाप से
घृणा करती है। दूसरी विशेषता, रवि मोहन से ईर्ष्या करता है। इस तरीके से इसकी 4 विशेषताएं हो गई। पहली जो विशेषता थी अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से है और अलग होने के अर्थ में या पृथक होने के अर्थ में। दूसरी विशेषता थी कि दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में जगह, मतलब दो में तुलना होने पर भी अपादान कारक होता है। तीसरी विशेषता थी डर या भय के अर्थ में अपादान कारक होता है। चौथी विशेषता है घृणा, ईर्ष्या, अच्छा न लगने के योग में भी अपादान कारक होता है। इस प्रकार से ये अपादान कारक भी पूरा हुआ। छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक सबसे सरल और आसान कारक है। विभक्ति चिन्ह ही इसकी विशेषता है। का, के, की, रा, रे, री, ये विभक्ति चिन्ह ही इसकी विशेषता है। मतलब ये जो विभक्ति चिन्ह से ही हमें संबंध का पता लग जाएगा। उदाहरण देखो, गांव के लोग मेहनती हैं। तो यहाँ पे के आ गया, विभक्ति में अपने के है, तो ये जो गांव के लोग मेहनती है, तो ये जो के है वो संबंध बता रहा है। दूसरा देखो, राजपुत्र आ रहा है। भले ही यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं हो, लेकिन हम राजपुत्र का समास विग्रह वगैरह करते हैं तो क्या होता है, राजा का पुत्र। तो संबंध क्या है, राजा का पुत्र। तो ये का शब्द इसमें छिपा हुआ गौण है, तो यहां पर भी कौन सा, संबंध कारक है। तीसरा देखो, तुम्हारा भाई डॉक्टर है। यहां देखो तुम्हारा में रा आ रहा है, यहां पर भी संबंध कारक। इस प्रकार से ये संबंध कारक भी पूरा हुआ। सातवां कारक है अधिकरण कारक। विभक्ति चिन्ह है में, पर। सीधा सीधा उदाहरण आए तो हमें समझ में आ ही जाएगा। जैसे फूल में सुगंध है, सुगंध है, तो यहां तो क्या है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, समझ में आ जाएगा। जैसे मेज पर पुस्तक है, तो भी समझ में आ गया, यहाँ पे पर है। इसके अलावा भी अधिकरण कारक की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें अधिकरण कारक है। इसकी दूसरी जो विशेषताएं हैं वो देखो, नोट ही है ये, कि ऐसे शब्द आ जाए के भीतर, के अंदर, के सामने, के पीछे, के नीचे आदि शब्द आ जाए। किसी वाक्य में ये शब्द आ जाए, के भीतर, के अंदर, के सामने, के पीछे, के नीचे, के ऊपर आदि ऐसे शब्द आ जाए तो भी अधिकरण कारक है। उदाहरण देखो, छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं।
दूसरा है उदाहरण, घर के भीतर पानी आ गया। मतलब इस तरीके के जो शब्द आ जाए वाक्य में, के भीतर, के अंदर, के सामने, जैसे घर के सामने स्कूल है, घर के पीछे बगीचा है, घर के नीचे तय खाना है, ऐसे शब्द आ जाए वाक्य में तो भी आपका अधिकरण कारक है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है, यदि सब में तुलना की जाए, सब में तुलना की जाए तो अधिकरण कारक है। देखो सब में कैसे, जैसे लिख दिया जाए राम सबसे बुद्धिमान है। अब यहाँ दो में नहीं तुलना हो रही, पूरे ऑल ओवर हो रही है, सबसे बुद्धिमान है। जैसे कि रवि सबसे होशियार है, रवि सबसे लंबा है, तो इस तरीके की तुलना हो तो भी अधिकरण कारक। और देखो चौथी विशेषता है समय सूचक शब्दों में भी अधिकरण कारक होता है। कारक है। देखो उदाहरण इसके हैं, नेहल 4 बजे से पढ़ रही है। दूसरा उदाहरण है, सीमा सुबह से खेल रही है। तो इस तरीके से समय सूचक जो भी शब्द होंगे उनमें भी अधिकरण कारक होगा। तो देखो अधिकरण कारक की क्या क्या विशेषताएं थी। एक तो विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। दूसरी विशेषता थी कि के भीतर, के अंदर, के सामने, के पीछे, के नीचे, के ऊपर वाक्यों में आदि चिन्ह आ जाते हैं तो भी अधिकरण कारक होता है। तीसरी जो इसकी विशेषता थी, यदि सब में तुलना की जाए तो अधिकरण कारक है। तो उसका उदाहरण था राम सबसे बुद्धिमान है। चौथी जो विशेषताएं हैं, समय सूचक शब्दों में भी अधिकरण कारक होता है। तो जैसे नेहल 4 बजे से पढ़ रही है, राम 2 बजे से घर पे ही है, सीमा सुबह से खेल रही है, तो इन सब में अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक भी पूरा हुआ। अंतिम और 8वां जो भेद है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह था वो है हे, अरे, ओ। मतलब आपको क्या देखना है, वैसे तो सीधे से इनके जो विभक्ति चिन्ह है इनसे ही पता लग रहा है, फिर भी आप ब्रैकेट में लिख लो विस्मयादि बोधक वाक्यों में। विस्मयादि बोधक वाक्यों में होता है ये संबोधक कारक, विस्मयादि बोधक वाक्यों में। उदाहरण देखो, हे राम ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो इस प्रकार यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। दूसरा उदाहरण देखो, अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तुम आ गए। तो यहाँ पे और देखो तीसरा उदाहरण,
ओ, तो मामला ये है। मतलब विस्मयादिबोधक वाक्यों में जो अचरज होता है, आश्चर्य होता है, वैसा ही और संबोधन कारक में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। इस प्रकार से आज के जो हमारे कारक थे, परसर्ग थे, समाप्त हुए। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।